हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडवांस स्टडी शाला में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं DSSB की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। तो चलिए, आज की अपनी पहली क्लास आ चुकी है और इस क्लास में मैं आपको जो सेकंड पार्ट है पेडागोजी का, उसमें जो एक टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की परिभाषा वगैरह, वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ना देर करते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवधारणा, ये हमारा शिक्षण में जो है वो पहला ही टॉपिक है। तो हम देखते हैं इसको। बाल विकास की अवधारणा जो है उसके अंतर्गत आता है कि किसी प्राणी में किसी नवीन विशेषता या आदत या आकृति का पैदा होना ही विकास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई नवीन विशेषता या कोई नवीन आदत, जैसा जैसा बच्चा होता है वो बड़ा होता जाता है, तो जैसी उनमें आदतें विकसित होती जाती हैं उसे हम विकास कहते हैं। उसी को हम विकास कहते हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं रटना है कि ना ही मतलब किताब में बहुत सारा लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट हैंड राइटिंग नोट्स लेकर इसीलिए आई हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं इसमें आपको करवाने वाली हूँ। अगला जो है वो बाल विकास की कुछ परिभाषाएं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। बाल विकास की परिभाषा इसमें देखते हैं। इसमें पहली परिभाषा है वुडवर्थ की। जो वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी परिभाषा है कि बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल है। बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल है। ये जो परिभाषा है ये सीधे सीधे उठा के पूछ दी जाती हैं कि ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो ये आपको परिभाषाएं आप 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएंगी। अगली है हमारी स्किनर की परिभाषा। स्किनर ने कहा है विकास के बारे में कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। तो इनकी भी हम परिभाषा को याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगली हमारी परिभाषा है मोनरो की। मोनरो जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी। मोनरो ने बाल विकास के बारे में इन्होंने बोला है कि विकास भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो उन्होंने क्या किया है कि भ्रूणावस्था यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसे हम भ्रूणावस्था बोलते हैं, और वृद्धावस्था तो आप सबको पता ही होगा। तो विकास उन्होंने बताया, इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो बच्चा पेट में होता है वहाँ से लेके वृद्धावस्था तक जो होने वाले जो मनुष्य में परिवर्तन होते रहते हैं लगातार, उन्हीं की जो परिवर्तनों की श्रृंखला है उन्हें ही हम विकास कह सकते हैं। तो अगले, ये हमारी 3 हेडिंग्स हो गई हैं। अगले हैं हमारे हरलॉक। तो हरलॉक ने विकास के बारे में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप आदतों एवं अभिवृत्तियों का जन्म होता है। तो ये हमारे मोनरो साहब की परिभाषा ये हो गई। ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको आप ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा, कहीं ना कहीं ये ज़रूर पूछी ही जाती है। अगली और 5वीं हमारी और आज की जो है वो आखिरी परिभाषा हमने ली है वो है गैसल साहब की। तो जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा थी वो ही मैंने यहाँ पे नोट करके रखी हुई है। तो गैसल ने कहा है कि विकास एक अवधारणा है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन एवं शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन 3 रूपों में मापन किया जा सकता है। तो उन्होंने विकास के बारे में ऐसा कहा है। अगली, अब हमारी परिभाषाएं फ्रेंड्स ख़त्म होती हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वृद्धि एक बाल विकास में, विकास की अवधारणा में ही एक टॉपिक जो है वो अलग से पूछा जाता है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, क्योंकि वृद्धि अलग है और विकास अलग है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट ले रखे हैं, इनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो हम पहले वृद्धि का देखते हैं। वृद्धि में दिया हुआ है कि वृद्धि सिर्फ एक कोशिकीय होती है। वृद्धि सिर्फ एक कोशिकीय होती है और विकास अत्यंत व्यापक होता है। मतलब जो विकास है इसको हम बोल सकते हैं कि जो विकास है उसका ही एक पार्ट हम वृद्धि को मान सकते हैं। अगली हमारी है कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे आप सब ने ही देखा होगा कि हमारी जब जब हम बड़े होते हैं तो हमारी एक टाइम ऐसा आता है कि हम हमारी जो शरीर है वो वृद्धि करना छोड़ देता है। लेकिन जो विकास होता है
जो विकास होता है वो आजीवन चलता रहता है। आप सभी को पता है कि विकास हमें मतलब हमारी वृद्धावस्था में भी हमें कोई चीज़ का विकास हो जाता है, लेकिन वृद्धि एक टाइम बाद के बाद अपने आप रुक जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें है वृद्धि मूर्त होती है। तो आप सभी को पता है कि जब हम बड़े होते हैं तो सभी को दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसे हम वृद्धि बोलते हैं। वृद्धि मूर्त होती है, लेकिन विकास ज़्यादातर अमूर्त होता है। विकास अब हमको नहीं समझ में आता ना कि इसका माइंड कितना विकसित हो चुका है या ये क्या सोचता है क्या करता है, तो उसे हम विकास कहते हैं। तो वो अमूर्त होता है। अमूर्त का मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता है विकास, लेकिन वृद्धि हम देख सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा वृद्धि का मापन संभव है। जी सभी आप जानते हैं कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को पूरी तरह नहीं मापा जा सकता। विकास को कुछ बहुत मतलब थोड़ा बहुत तो माप सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं हम कह सकते कि इसका विकास इतना हो चुका है, ये हम नहीं बोल सकते हैं। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स कि वृद्धि सिर्फ एक शारीरिक संकल्पना है, जबकि विकास एक व्यापक संकल्पना है। वृद्धि एक शारीरिक संकल्पना है, जबकि विकास एक व्यापक संकल्पना है। अगला है हमारा वृद्धि है वो मात्रात्मक है, लेकिन जो विकास है वो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। ये दोनों लिखा है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। विकास हमारा गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पुटअप कर लेते हैं कि विकास क्या है। यहाँ नीचे दे देंगे, पहला पॉइंट है कि गुणात्मक है, दूसरा दे देंगे कि मात्रात्मक है, और तीसरा दे देंगे कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। तो विकास हमारा जो है वो दोनों ही है। आगे इसी में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं। वो सभी को पता है कि हर पेपर में बाल विकास के एक या दो सिद्धांतों से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो हम बाल विकास के सिद्धांत भी इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल रहे हैं, इससे अच्छा आपको और क्या मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं हम। पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है असमान गति का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि विकास में असमान गति होती है। तो इसमें इसके अंदर क्या है कि शैशवावस्था में ही मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। शायद आप में से कुछ ही लोगों को ये बात पता होगी कि जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था यानी कि 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही उनमें मस्तिष्क का 90% विकास हो चुकता है। जो बाकी जो बचा कुचा 10% है वो 5 या 6 वर्ष के बाद ही बचता है। आगे दूसरा हमारा है अंतः संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कुपोषण से शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों प्रभावित होते हैं। तो ये नहीं है कि मतलब बच्चे को अगर कुपोषण की शिकायत है तो उससे केवल शारीरिक ही नहीं जबकि बल्कि मानसिक एवं संवेगात्मक तीनों ही प्रभावित हो जाते हैं। तीसरा हमारा सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि जुड़वा बच्चों में भी विकास की दर अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जुड़वा होते हैं उनमें एक ही जैसा विकास होगा, उनमें भी अलग अलग विकास होता है। इसे ही हम वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत बोलते हैं। चौथा हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें है विकास आजीवन चलता है। निरंतरता का मतलब ही हो गया आजीवन चलना, मतलब निरंतर चलते रहना। पांचवा हमारा सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जैसे वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, जैसे बीज एवं जल। आगे हमारा छठवां है सरल से जटिल का सिद्धांत। तो इसमें आपको बीज जो है वो सरल होता है, लेकिन जब पौधा वो बन जाता है बीज तो वह जटिल हो जाता है। अब ये तो है नहीं कि पहले पौधा हो जाए बाद में उस पौधे का ही उसका बीज बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम सरल से जटिल का सिद्धांत इसे कह सकते हैं। सातवां हमारा सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसे ही हम ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, ज़्यादातर यूपी टेट में ये 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसे ही हम बोलते हैं सिफेला काउडल। इसे ही हम बोलते हैं सिरोन्मुख। इसे ही हम बोलते हैं सिरपुच्छी अधोन्मुखी या मस्तकाधोन्मुखी विकास का सिद्धांत। इसके बहुत सारे नाम हैं और इसीलिए इसमें कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो हम इसे सीधा इसको बोल सकते हैं सिर से जो पैर की ओर विकास होता है उसे ही हम इतने सारे नामों से जानते हैं। आठवां हमारा है फ्रेंड्स, आठवां सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर या समीप से दूर का सिद्धांत। जैसे नहीं देखते समीपता से दूरता का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि इसमें विकास के दौरान पहले नज़दीकी या केंद्रीय अंगों का विकास होता है और बाद में बाहरी या दूर अंगों का विकास होगा।
जैसे मस्तिष्क के विकास के बाद धड़ का विकास होना। अगला है फ्रेंड्स हमारा 9वां सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। तो एकीकरण का सिद्धांत है कि मानव शिशु शुरुआत में पूरे शरीर एवं धीरे धीरे एक एक अंगों जैसे हाथ पैर उंगलियों पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। जैसे आपको सभी को पता होगा, जो बच्चा होता है वो किसी चीज़ को उठाने के लिए पहले अपने पूरे शरीर को आगे ले जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाता है कि हमसे एक हाथ बढ़ाकर ही उठा सकते हैं। 10वां हमारा है वर्तुलाकार या वृत्ताकार सिद्धांत। इसे हम कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र का विकास अपने चरम एवं परिपक्वता को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होता है। परिपक्वता प्राप्त कर लेने के पश्चात विकास ढलान की तरफ जाता है। इसे ही वर्तुलाकार या वृत्ताकार विकास का सिद्धांत हम कहते हैं। 11वां सिद्धांत हमारा है कि समान प्रतिदर्श प्रतिरूप नमूने या पैटर्न का सिद्धांत। इसके नामों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन सिद्धांतों के। यहाँ से कई जैसे यहाँ से पूछ देगा जैसे कि समान नमूने या पैटर्न का सिद्धांत कैसे कहते हैं, तो ऐसे आ सकता है। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि विकास का प्रारूप दुनिया के सभी बच्चों का एक जैसा है। उदाहरण के लिए दुनिया के सभी बच्चे पहले रोते हैं, बाद में कोई भाषा बोलते हैं। इसे हम समान प्रतिदर्श या समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले बात करने लगेगा, ये हम सभी को पता है कि जो भी बच्चा होगा वो पहले रोएगा ही। तो 12वां हमारा सिद्धांत है निश्चित क्रम का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि विकास में एक क्रम होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विकास का क्रम विकास का एक निश्चित क्रम है जिससे दुनिया के सभी बच्चे गुजरते हैं। इसमें उदाहरण भी यहाँ पे दिया है कि किसी भी बच्चे के लिए पहले दूध के दांत बाद में स्थायी दांत आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं, निश्चित क्रम से ही बोलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे में पहले ही मतलब सारे दांत निकल आएंगे, दूध के दांत आएंगे नहीं। ये निश्चित है कि पहले बच्चे में दूध के दांत जो कि 20 होते हैं वो आएंगे ही आएंगे। अगला और 13वां सिद्धांत हमारा है फ्रेंड्स अविलोमीयता या अपलटावीपन का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है क्योंकि विकास का क्रम पहले से ही निश्चित इसलिए है निश्चित है, यहाँ पे निश्चित है लिखना भूल गई मैं। क्योंकि विकास का क्रम इसलिए निश्चित है, इसे विपरीत दिशा में नहीं चलाया जा सकता है। अर्थात स्थायी दांत आ जाने के बाद ही दूध के दांत नहीं आएंगे। इसे हम अपलटावीपन का मतलब उल्टा विकास नहीं हो सकता है, इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है। आज का अगला और हमारा आखिरी सिद्धांत जो है विकास बाल विकास में केवल इतने ही सिद्धांत जो कि मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में सारे सिद्धांत कवर करवा दिए हैं। तो इसका आखिरी सिद्धांत है भविष्यवाणी या पूर्व कथनीयता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स देख लेते हैं। क्योंकि विकास की दिशा विपरीत नहीं हो सकती, इसलिए विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मतलब ये बच्चे के पहले ये हो जाएगा, मतलब पहले उसके दांत नहीं निकलेंगे, पहले उसको दाढ़ी निकल आएगी, ऐसा कुछ। तो ऐसा आप इसमें बोल सकते हैं कि अब ये बच्चे में ये विकास होने वाला है आगे, तो ये सभी बता सकते हैं, इसलिए इसे भविष्यवाणी का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, पैदा होने के बाद बच्चा रोएगा ही, ये सभी को पता है, अब इसमें भविष्यवाणी वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसे भविष्यवाणी का सिद्धांत कह देते हैं। और दूसरा इसमें पॉइंट है फ्रेंड्स कि पैदा होने के बाद बच्चे के बाद स्थायी दांत नहीं होंगे। मतलब पैदा होने के बाद पहले उसमें दूध के दांत निकलेंगे, बाद में ही उसमें स्थायी दांत निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको विकास के सारे सिद्धांत, विकास की अवधारणा सब कुछ करवा दिया है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कम से कम 60 से 80% सिलेबस यहीं से आपको DSSB में मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।